डायरेक्ट थ्योरम भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं और उस पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्वेश्चन भी बताऊंगा, लास्ट तक इस वीडियो को आप देखते रहेंगे। तो सबसे पहले थ्योरम क्या है इसको देखते हैं। तो थ्योरम 2 कहता है कि इफ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्किल, यदि एक सर्किल के दो कार्ड क्या होते हैं, तो सर्किल के अंदर सेंटर से न गुजरने वाले जो सेकेंड होते हैं, सपोज ये सर्किल है और ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से जाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो तो डायमीटर होता है, लेकिन इस सेंटर से हट करके साइड में यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, ये जो लाइन सेगमेंट्स होती है इन्हीं को हम कार्ड्स कहते हैं। तो इन दोनों सर्किल्स में ए बी एक कार्ड है और सी डी भी एक कार्ड है। तो इस पर बेस्ड थ्योरम है कि इफ टू कार्ड्स ऑफ ए सर्किल, यदि एक सर्किल के दो कार्ड इंटरसेक्ट आइदर इनसाइड, दोनों कार्ड एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं सर्किल के अंदर, इनसाइड अंदर, और आउटसाइड ऑफ द सर्किल व्हेन प्रोड्यूस्ड। दूसरे फिगर में कार्ड ए बी को जो प्रोड्यूस किया जाता है, बढ़ाया जाता है, और सी डी को भी बढ़ाया जाता है, तो दोनों कार्ड पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसको कहते हैं कार्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्किल। जबकि फर्स्ट डायग्राम में दोनों कार्ड ए बी और सी डी सर्किल के अंदर पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो टू कार्ड्स आर इंटरसेक्टिंग हियर internally, that is inside the circle, and here two cards are intersecting outside the circle at the point P. Clear है? आगे, the rectangle contained by the segment of one card is equal in area। मतलब जो कार्ड ए बी है वह कार्ड सी डी के द्वारा पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो पॉइंट पी कार्ड ए बी को दो सेगमेंट में बांट दे रहा है। फर्स्ट ए पी एक सेगमेंट है और पी बी दूसरा सेगमेंट है। तो इन दोनों सेगमेंट से बना हुआ रेक्टेंगल, इसका मतलब कि ए पी ये रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा और पी बी ये रेक्टेंगल का ब्रीथ हो जाएगा। क्यों? लेंथ बड़ा होता है तो बड़ा सेगमेंट लेंथ हो जाएगा, और ब्रीथ छोटा होता है तो छोटा वाला सेगमेंट इसका ब्रीथ हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट अगर हम रेक्टेंगल बना दें तो कह रहा है कि इस रेक्टेंगल का एरिया दूसरे कार्ड के सेगमेंट से बने हुए रेक्टेंगल का एरिया दोनों इक्वल होते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय द सेगमेंट ऑफ वन कार्ड, मतलब एक कार्ड के सेगमेंट से बना हुआ रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल होता है टू द रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय द टू सेगमेंट्स ऑफ द अदर कार्ड। यानी कि दूसरे कार्ड, यहाँ पर सी डी दूसरा कार्ड है तो इसका सेगमेंट है सी पी और डी पी। तो सी पी बड़ा है तो ये लेंथ हो जाएगा और डीपी छोटा है तो ये ब्रीथ हो जाएगा। इससे बना हुआ जो रेक्टेंगल होगा, यानी कि फर्स्ट कार्ड से बना हुआ रेक्टेंगल और दूसरे कार्ड के सेगमेंट से बना हुआ रेक्टेंगल, दोनों का एरिया इक्वल होता है, ये थ्योरम कह रहा है। और हमें यही प्रूफ भी करना है। तो चलिए इसको प्रूफ करके हम दिखाते हैं कि दोनों कार्ड के सेगमेंट से बने हुए रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होते हैं। और आपको पता होता है कि रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, इसका भी लेंथ इंटू ब्रीथ। तो इसी लेंथ एंड ब्रीथ के कॉन्सेप्ट से इस थ्योरम को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको मिटा दें। तो थ्योरम में 4 हेडिंग्स होते हैं। पहला गिवन, इसमें वे इंफॉर्मेशन
लिखे जाते हैं जो थ्योरम में दिए होते हैं। तो कह रहा है ना कि दो कार्ड्स हैं, तो यहाँ पर मान लेंगे कि टू कार्ड्स ए बी एंड सी डी आर गिवन एंड बोथ कार्ड्स आर इंटरसेक्टिंग इंटरनली एट P, intersecting inside और आउटसाइड। इस फिगर में आउटसाइड इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पर, और आउटसाइड द सर्किल एट P। ये दिया हुआ है कि टू कार्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टिंग इनसाइड, मतलब इसमें अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और आउटसाइड द सर्किल एट P। और इस फिगर में दोनों कार्ड यानी कि कार्ड ए बी को प्रोड्यूस किया और कार्ड सी डी को प्रोड्यूस किया, तो दोनों कार्ड P पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और दिस इज आउटसाइड द सर्किल एंड हेयर इनसाइड द सर्किल। तो गिवन में हो गया। उसके बाद टू प्रूफ ये हेडिंग बनता है। तो हमें क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि कार्ड ए बी का सेगमेंट से बना हुआ रेक्टेंगल, तो कार्ड ए बी के सेगमेंट से बना हुआ रेक्टेंगल, इसका मतलब कि लेंथ हो जाएगा ए पी, क्योंकि बड़ा सेगमेंट है लेंथ होता है, और ब्रीथ हो जाएगा बी पी यानी कि छोटा वाला। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म बाय द कार्ड ए बी विल बी लेंथ ए पी इंटू ब्रीथ बी पी पी पी। यह एरिया ऑफ द रेक्टेंगल will be equal to the rectangle formed by the other card। तो अदर कार्ड का लेंथ हो जाएगा CP इंटू ब्रीथ हो जाएगा DP। तो हमें प्रूफ करना है कि AP इंटू BP इज इक्वल टू CP इंटू DP। ये हमको प्रूफ करके लाना है। अब इसके बाद अगला हेडिंग आता है कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर इन दोनों फिगर में कुछ अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। तो AD को ज्वाइन करते हैं और BC को ज्वाइन करते हैं। क्लियर? तो वही लिख देंगे कि ज्वाइन AD एंड BC। ये कंस्ट्रक्शन में हो गया। इसके बाद प्रूफ। अब यहां से हम लोग प्रूफ करेंगे कि AP इंटू BP इज इक्वल टू CP इंटू DP कैसे होता है। तो चलिए प्रूफ करने के लिए हमें पहले दो ट्रायंगल लेना पड़ेगा, एक ट्रायंगल ये और दूसरा ट्रायंगल ये, और दोनों ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर शो करेंगे, सिमिलैरिटी प्रदर्शित करेंगे कि दोनों सिमिलर हैं। तो चलिए, तो इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल BPC इन दोनों ट्रायंगल में एंगल DAP इक्वल होता है दूसरे ट्रायंगल में एंगल BCP के, एंगल BCP के। क्यों? ये दोनों एंगल इस ट्रायंगल में ADP में एंगल DAP यानी कि ये वाला एंगल, और ट्रायंगल BCP में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम DB को मिला दें तो दोनों एंगल सेम कार्ड पर एक ही सेगमेंट में उपस्थित होते हैं। तो जब एंगल सेम कार्ड के द्वारा एक ही सेगमेंट में स्थित होते हैं, सेम आर्क के द्वारा एक ही सेगमेंट में स्थित होते हैं, तो इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट
आर इक्वल। क्लियर। अब इसके बाद ट्रायंगल एडीपी में ये एंगल और ट्रायंगल बीपीसी में ये एंगल इक्वल होते हैं। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो एक जैसे जो एंगल्स होते हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा। तो एंगल, इस एंगल का नाम हो जाएगा ए पी डी या डी पी ए। तो एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल, अब इस ट्रायंगल में बी पी सी। बी पी सी क्यों? रीजन भी बताएंगे, क्योंकि रीजन भी लिखना पड़ता है। तो रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इक्वल होते हैं। ओके। उसके बाद दोनों ट्रायंगल्स हैं और इनमें जब दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड एंगल भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। क्यों? इन दोनों को जोड़ेंगे तो जितना आएगा सेम उतना ही इन दोनों के जोड़ने पर प्राप्त होगा। अब 180 में से ये माइनस करेंगे तो जो एंगल आएगा यहाँ पर, और इसमें 180 में से इन दोनों का योग माइनस करेंगे तो जो आएगा वो भी इक्वल ही आएगा। तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे थर्ड एंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। ओके। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा। अब इसके आगे यहां पर अब दोनों ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल्स इक्वल हो गए। ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। इसका मतलब कि दोनों ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हो गए। देयरफॉर ट्रायंगल एडीपी एंड ट्रायंगल बीपीसी आर इक्वी एंगुलर। इक्वी एंगुलर मतलब इक्वल एंगल के हैं। तो इक्वी एंगुलर। जब दो ट्रायंगल इक्वी एंगुलर हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल एडीपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बीपीसी। ये सिमिलर का साइन है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होने के बाद अब उनका जो करस्पॉन्डिंग साइड है वो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। प्रोपोर्शनल होने का मतलब कि यहाँ दोनों ट्रायंगल में साइड एपी यानी कि ए पी के करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल में हो जाएगा सी पी या पी सी। तो ये ए पी अपान दूसरे ट्रायंगल में पी सी इज इक्वल टू, अब पहले ट्रायंगल में बी पी अपान दूसरे ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में डी पी। क्यों? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो लिख देंगे बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के द्वारा ये रेशियो हमको प्राप्त होता है। क्लियर। इसके बाद अब दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे। तो ए पी इंटू डी पी इज इक्वल टू, अब ये पी सी इंटू बी पी, तो पी सी इंटू बी पी। तो यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए ए पी इंटू बी पी, ए पी इंटू बी पी। वेट, थोड़ा रुकिए, इसको हम मिटा देते हैं और देखते हैं। एडीपी में ए पी अपान दूसरे ट्रायंगल में सी पी इज इक्वल टू, अब पहले ट्रायंगल में डी पी अपान दूसरे ट्रायंगल में बी पी। क्लियर। तो ए पी इंटू बी पी, यहाँ बी पी हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू सी पी या पी सी, एक ही बात है, इसको हम सी पी के रूप में ही लिख देते हैं। तो सी पी इंटू डी पी। तो यहां से हमें जो प्रूफ करना था वो आ गया। देखिए ए पी इंटू बी पी इज इक्वल टू सी पी इंटू डी पी, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। क्लियर। तो ये थ्योरम है, हमको थ्योरम को याद रखना है
कि दोनों कार्ड के सेगमेंट से बने हुए रेक्टेंगल का एरिया इक्वल होता है। क्लियर? और इनका प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इनके करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है, ये याद रखना है। ओके, अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे आते हैं उसको देखते हैं। देखिए, तो इस थ्योरम पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन जैसे सॉल्व फॉर एक्स इन द फिगर्स। ये फिगर दिया हुआ है सर्किल का, और इसमें दो कार्ड, एक कार्ड ये है, दूसरा कार्ड ये है। क्लियर? अब इस इतने भाग को दे दिया है सपोज 5 सेंटीमीटर, और ये दे दिया है 3 सेंटीमीटर, ये दिया है 2 सेंटीमीटर, और ये दे दिया है x। तो कहेगा कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए। या दूसरी तरफ डायग्राम में ऐसे कर देगा, और दोनों कार्ड को बाहर में इंटरसेक्ट करा देगा और कहेगा कि ये यहां से लंबाई ये 8 है, यहां से यहां तक 8 है, और यहां से यहां तक 3 है, और यहां से ये तक ये 2 है, और ये x है। तो कहेगा कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए। उसके बाद सर्किल दे देगा, और कार्ड एक दे देगा, दूसरा कार्ड ये दे देगा। इसको और अच्छा से बना देते हैं इस तरह से। ये कार्ड है, सेंटर से नहीं गुजरा है, थोड़ा साइड से है, इधर से। अब ये लेंथ दे देगा 8, ये दे देगा 2, ये लंबाई 8 हो जाएगी, ये 2, और ये दे देगा x, और फिर यहां से ये भी x। तो कहेगा कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आएंगे तो बस वही इस थ्योरम पर आधारित जो हमने पढ़ा है उसको अप्लाई कर देंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में यहाँ x का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो ये एक कार्ड है, और ये कार्ड की सेगमेंट है, एक 5 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, और दूसरे कार्ड का जो सेगमेंट है वो 2 सेंटीमीटर का है और 1 सेंटीमीटर का है। तो x का वैल्यू फाइंड कर देना है। तो देखिए कैसे, हम जानते हैं कि एक कार्ड के सेगमेंट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी कि 2 इंटू एक्स इजिकल टू ये 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 3। क्लियर? अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x इजिकल टू तो 5 इंटू 3 अपॉन 2, 1 2, तो काटिए 5 3 जगह 15 अपॉन 2, यानी कि 7.5 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। ये आंसर आ गया इसका। दूसरे का देखिए, ये तो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है तो ऐसे करेंगे, लेकिन जब एक्सटर्नली बाहर में इंटरसेक्ट करे तो कैसे करेंगे? देखिए, तो टोटल लेंथ कार्ड का, तो 8 प्लस 3 11 इंटू ये एक्सटर्नली सेगमेंट 3 इजिकल टू, फिर उसी तरह से दूसरे कार्ड का टोटल लेंथ यानी कि 2 प्लस एक्स इंटू एक्सटर्नली सेगमेंट यानी कि 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 11 इंटू 3 33 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, 2 इजिकल टू 2 प्लस एक्स। क्लियर? अब इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 2 1 जा 2 13 हो जाएगा, और 2 6 जा 12, फिर 1 गिरेगा, रिमाइंडर पॉइंट डालेंगे तो 10, यानी कि 5 2 5 जा 10 ये। अच्छा, और ये 2 प्लस हो रहा है तो इधर आएगा तो -2 इजिकल टू एक्स। तो 16.5 में से 2 गया 14.5 इजिकल टू एक्स। तो ये एक्स का वैल्यू निकल गया यहाँ से। अब इस फिगर में देखिए, ये तो इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों कार्ड, तो ये उसी तरह से हो जाएगा 8, यानी ये सेगमेंट इंटू ये सेगमेंट, तो x इंटू एक्स इजिकल टू 8 इंटू 2। अब देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर, और 8 इंटू 2 16, 8 में 16 16, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू अंडर रूट 16, इसका रूट हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू 4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो है बनते हैं। ओके, थैंक यू।